अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का ऑर्डर आप कैसे निकालोगे? ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है तो अंडरस्टूड है कि हमको ऑर्डर निकालना सीखना चाहिए। इसमें हमको ऐसे एक ही मेथड इंपॉर्टेंट है अपने लिए, लेकिन है इसमें पहला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ऐसी कहते हैं ट्रायल एंड फेल्योर मेथड, या हीट एंड ट्रायल लिखो। अच्छा, हीट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड फेल्योर। दूसरा है डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड। तीसरा है हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ पीरियड मेथड, या इसी का नाम है इक्विफ्रैक्शनल चेंज मेथड। इक्विफ्रैक्शनल चेंज मेथड, ठीक है। चौथा है इनिशियल रेट मेथड। यही अपने काम का है, सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए। सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन इसमें से रहेगा। पांचवा है ग्राफिकल मेथड, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। छठा है ओस्टवाल्स आइसोलेशन। These are the 6 methods on which rate of reaction is determined. मैं बार बार ये बात कहता हूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो या सीबीएसई हो या कोई भी हो, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन कुछ लोग ये बात दिखाते हैं कि देखिए एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैंने क्या कहा, व्हाट एनसीईआरटी मीन्स। एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा है वो नहीं, एनसीईआरटी में जो टॉपिक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एनसीईआरटी में टॉपिक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड जो बात है वो बातें आपको जाननी चाहिए। इसलिए ये मेथड एनसीईआरटी में नहीं है, बट यू मस्ट नो how to determine order of reaction. First is integrated rate law method. इस मेथड में हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इस मेथड में हम सबसे पहले किसी रिएक्शन के रेट को फॉलो करते हैं। फॉलो करना मतलब डिफरेंट टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालते हैं। आइए हम पहला से शुरू करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है फॉलो the progress of a reaction। किसी रिएक्शन का प्रोग्रेस फॉलो करो, मतलब that is determine concentration of reactants at regular interval
रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे अभी सवाल में था T0, 30, 60, 90 ऐसे, और कंसंट्रेशन मान लिए R0, ये R, ये R1, ये R2 ऐसे डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशन दिया रहेगा। चलिए इसको भी हम T1, T2 लिख देते हैं। T इक्वल टू 0, T1, T2, T3। इनिशियली हम लिए थे R0, T1 टाइम पर एक घट के R1 हो गया, T2 टाइम पर R2 हो गया, T3 टाइम पर R3 हो गया। ये हम पहले निकालते हैं। एक रिएक्शन को स्टार्ट किए नॉन कंसंट्रेशन से, और कुछ समय पर उसका कंसंट्रेशन निकालते रहे। इसके बाद ये वैल्यू हम पुट करते हैं रेट कांस्टेंट के रिएक्शन में। शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर से। ठीक है, n इक्वल टू 0, के नॉट क्या होता है, R0 माइनस R बाई T। तो हम R0 ये लेंगे, R1 लेंगे, T1 लेंगे, के नॉट निकालेंगे। दोबारा ये R0 लेंगे, ये R2 लेंगे, T2 लेंगे, के नॉट निकालेंगे। दोबारा हम ये R0 लेंगे, R3 लेंगे, T3 लेंगे, के नॉट निकालेंगे। मतलब पहले बार निकालेंगे के नॉट इक्वल टू R0 माइनस R1 बाई T1। दोबारा निकालेंगे के नॉट इक्वल टू R0 तो सेम रहेगा, R2 बाई T2। दोबारा निकालेंगे के नॉट इक्वल टू R0 माइनस R3 बाई T3। ठीक है, T लिए T1 तो R लिए R1, T लिए T2 तो R लिए R2, T लिए T3 तो R लिए R3, और K का मान निकालें। अगर हर बार K का मान सेम आएगा, इसका मतलब यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर सेम नहीं आया मतलब जीरो ऑर्डर नहीं है, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर में ट्राई करेंगे। इसीलिए नाम है इसका हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट करो, हो गया, आ गया, जीरो ऑर्डर है तो सो फार सो गुड, नहीं आया तो आगे बढ़ो। कोई दिक्कत? अगर इसमें कांस्टेंट नहीं आया तब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में ट्राई करेंगे। डिफरेंस कितने का होना चाहिए? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो आप बोले 0.295, मतलब वही डिफरेंस का मतलब वही हुआ ना कि जो आप समझ जाएंगे कि जो अप्रोक्सीमिटी में है इसका मतलब सेम है। ज्यादा डिफरेंस मान लीजिए एक आ गया 4, एक आ गया 8, डिफरेंट हुआ। एक आ गया 4, एक आ गया 4.1, तो सेम है। 3.9 आ गया तो सेम है, वो समझ जाएंगे आप, है ना। प्रॉक्सिमिटी में रहेगी, 3.339 आया, 0.40 आया, इट इज सेम ऐसे। ठीक है, अगर के नॉट कांस्टेंट आ गया तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, नहीं आया तो हम ट्राई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में K1 बराबर 2.303 बाई T log base 10 R0 बाई R। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक बार K1 निकालेंगे 2.303, ये T1 लेंगे, टाइम T1 क्या हो जाएगा, log base 10 R0 बाई R1, ये ले लीजिए। दोबारा निकाले फिर K1 बराबर 2.303, T2 लिए टाइम, R क्या लिए, log base 10 R0 तो सेम रहेगा, टाइम ले लिए T2, ये ले लिए R2। ऐसे ही फिर K3 निकालेंगे,
अगर तीनों बार के का मान सेम आया, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दो बार भी आ गया तो मान लेंगे फर्स्ट ऑर्डर है, तीसरा सेम होगा ही। और डिफरेंट आया, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, तो सेकेंड के लिए ट्राई करेंगे। ठीक, यही हुआ इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या हीट एंड ट्रायल मेथड। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, सबसे पहले हम किसी रिएक्शन के प्रोग्रेस को फॉलो करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशन निकालेंगे और टाइम और कंसंट्रेशन का वैल्यू रेट कांस्टेंट में 1 by 1 पुट करेंगे। शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर से। जीरो ऑर्डर में 2-3 निकाल लिए, 2-3 अलग अलग टाइम देके कांस्टेंट आ गया तो जीरो ऑर्डर हो गया, आगे कुछ नहीं करना है। जीरो पे नहीं आया तो फर्स्ट में ट्राई करेंगे, फर्स्ट में नहीं आया तो सेकंड में ट्राई करेंगे, करते जाएंगे जब तक हमको के का वैल्यू कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक, चलो सर ये वाला रिकॉर्ड कर रहा। हाँ सर कर नहीं दिख रहा है? नहीं सर दिख रहा है, लेकिन उससे दोबारा देख लेते हैं ना सर, बहुत हाँ, क्लियर हो जाता है सर। ठीक। आइए चलते हैं हम लोग दूसरा डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड। डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड में आपको याद है कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में ही तो निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या निकालते हैं? डीसी बाई डी ना, ये डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया, डिफरेंशियल में निकालते हैं। तो हम किसी रिएक्शन को दो अलग अलग कंसंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं और उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, या एक ही रिएक्शन के दो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर उसका रेट निकालते हैं। जैसे मान लो एक बार कंसंट्रेशन R1 लिए, एक बार कंसंट्रेशन R2 लिए, रिएक्शन स्टार्ट किए, इसका R1 निकाले। R1 क्या हो जाएगा? K इंटू R1 पावर n होगा। रेट ऑफ रिएक्शन dr बाई dt भी लिख सकते थे, हमने R1 लिख दिया। R1 बराबर K इंटू R1 कंसंट्रेशन पावर n, where n is order of reaction। इसका रेट R2 क्या हो जाएगा? K इंटू R2 पावर n। सेम रिएक्शन को हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर उसका रेट निकाले हैं। ठीक है, सेम रिएक्शन का दो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर रेट निकाले हैं, तो इसका ऑर्डर तो सेम होगा, के का वैल्यू भी सेम होगा। हम अगर टेम्परेचर सेम लिए हैं तो R1 हो जाएगा K इंटू R1 पावर n, रेट R2 होगा K इंटू R2 पावर n, वेयर K is rate constant of reaction और n है order of reaction। R1 by R2 क्या हो जाएगा? K इंटू R1 पावर n by K इंटू R2 पावर n। K कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया ना, क्या बचा? R1 by R2 होल का पावर n लिख सकते हैं। R1 पावर n R2 पावर n को R1 by R2 होल पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन का आप लॉग ले लीजिए। टेकिंग log base 10, log base 10
R1 by R2 equal to log base 10 R1 by R2 होल पावर n। दोनों तरफ log ले लिए, log R1 by R2 बराबर log R1 by R2 पावर n। किसको मालूम है log m पावर n कितना होता है? n into log m। दिस पावर बिकम्स मल्टीपल, ये पावर क्या हो जाएगा? log R1 by R2 equal to n log base 10 R1 concentration by R2 concentration हुआ। n बराबर क्या हो गया? log R1 by R2 by log this R1 by R2। ये n निकालना है हमको, n निकालना है। तो ये n बराबर क्या हो जाएगा? n इक्वल टू log स्मॉल r1 by r2 बाय log कैपिटल R1 by R2। n निकल गया। स्मॉल r1 r2 क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। कैपिटल R1 R2 क्या है? कंसंट्रेशन। तो हम दो कंसंट्रेशन मान लिए, ये 0.30 ये 0.60 से रिएक्शन स्टार्ट किए, रेट निकाल लिए। तो हमको R1 R2 मालूम है, ये R1 R2 भी मालूम है, आसानी से निकल गया ना n। इसमें हीट एंड ट्रायल नहीं है, सीधे n डायरेक्ट निकल जाएगा। इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, log base 10 R1 minus log base 10 R2 by log base 10 R1 minus log base 10। मालूम है log m by n log m minus n हो जाएगा। तो आपको जिसमें सुविधा हो, that will depend on the data, जिसमें आसान हो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर आई होप कि डिवीजन वाला अधिक आसान है। R1 R2 मालूम है, डिवाइड करेंगे, ये R1 मालूम डिवाइड करेंगे, लॉग ले लेंगे, हो जाएगा। हाँ बोलिए सर। जब n का ही वैल्यू नहीं पता था तो सर रेट कहाँ से निकलेगा सर? रेट को n से क्या मतलब है? रेट तो एक्सपेरिमेंट से निकाले हैं आप। क्या सर? रेट तो एक्सपेरिमेंट से निकाले, रेट को n से क्या मतलब है? वो फॉर्मूला में है ना, R1 इक्वल टू इस फॉर्मूला से निकालते हैं, रेट तो एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं ना, डीसी बाई यार बताया था ना, ग्राफ से डीसी बाई डीटी करके। उसको ऑर्डर से मतलब नहीं है। हम ये तो फॉर्मूला थ्योरेटिकल हुआ, हम लोग रेट निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से। हम आपको याद होगा कंसंट्रेशन टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे और इस ग्राफ में जिस ऐसे दो टाइम पर निकालना था, जिस टाइम पर रेट निकालना है उस टाइम पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसका जो स्लोप होगा वह रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इस टाइम पर निकालेंगे तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अगर दो टाइम पर निकालना है तो जिस टाइम पर निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में टेंजेंट लेंगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। स्लोप ऑफ द this tangent is instantaneous rate of reaction। ठीक है, हमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है, उस रेट से हम ऑर्डर निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही पूछा सर हाँ। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो सर स्ट्रेट लाइन आता है ना, मतलब कांस्टेंट होता है रेट ना। रेट कांस्टेंट कैसे हो सकता है? रेट कांस्टेंट कैसे हो सकता है? प्लॉट जो किए थे वो तो स्ट्रेट लाइन आया था ना। नहीं तो रेट का कहां पर? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन दूसरा चीज था, स्ट्रेट लाइन दूसरा था। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन
और टाइम के बीच ग्राफ खींचे थे, अच्छा हाँ, यस सर, यस वो आया था स्ट्रेट लाइन। यस सर। तो उस स्ट्रेट लाइन में दोनों ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा, वैल्यू अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है। यस सर। कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या बोल रहे थे आप भी, जब दोनों रिएक्शन लिखे थे कि करेंगे कैरी? किसी भी रिएक्शन के k का वैल्यू कांस्टेंट होता है ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम किसी रिएक्शन को, एक ही रिएक्शन को दो कंसंट्रेशन पर कर रहे हैं और उसका रेट निकाल रहे हैं, तो टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, तभी k कांस्टेंट रहेगा। अभी k काट दिए ना हम लोग, यस दो R1 R2 दो पर रेट निकाले और k को कट कर दिए, इसका मतलब k का मान सेम है। k का मान सेम तभी रहेगा जब टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर k बदल गया तो बदल जाएगा। ठीक है, चलो। यस। अब तीसरा ही असली इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और अगर न्यूमेरिकल पूछेगा केमिकल काइनेटिक्स से, या तो ये पूछेगा इनिशियल रेट मेथड या फिर आर्हेनियस इक्वेशन से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला, पक्का है। और किसी फार्मूला से कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। इसको अच्छा से सीखिए, इनिशियल रेट मेथड, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इनिशियल रेट मेथड, जो डाटा दिया हुआ था वही हुआ। हम किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, मान लो A और B से बनता है प्रोडक्ट। हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, हम इसका लेते हैं कंसंट्रेशन A1, इसका लेते हैं B1, रेट निकालते हैं R1। वो दोनों मेथड था सिंगल रिएक्टेंट के लिए। अब डिफरेंट रिएक्टेंट है तो क्या होगा, दोनों पर ही डिपेंड कर सकता है, एक ही पर कर सकता है। तो हम एक रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक बार में A लेते हैं A1, B लेते हैं B1 और रेट निकालते हैं R1 एक्सपेरिमेंट से। अब हम एक को कांस्टेंट रखकर दूसरे को चेंज करेंगे। जैसे हम A1 को A2 कर देंगे, इसको B1 रखेंगे और रेट निकालेंगे R2। B को कांस्टेंट रखकर हम A को चेंज करेंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, तीसरी बार हम A को कांस्टेंट रखेंगे, B को चेंज कर देंगे। अब A को आप A1 कांस्टेंट रखिए चाहे A2 करिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी में से कोई एक रहेगा। ठीक है, A को कांस्टेंट रखे, B को चेंज कर दिए, रेट निकालिए R3। फिर ध्यान से सुनिए, हम किसी रिएक्शन को स्टार्ट किए नॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से और उसका रेट निकाल लिए। दोबारा उसी रिएक्शन को रिपीट करेंगे, एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे, दूसरा कांस्टेंट रहेगा। तिबारा उसी रिएक्शन को रिपीट करेंगे, पहला का कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा को चेंज कर देंगे। आई बात समझ में? अब देखिए क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं इस रिएक्शन का रेट K इंटू A कंसंट्रेशन पावर M, B कंसंट्रेशन पावर N। हम एज्यूम करते हैं कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर M है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर N है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K इंटू A कंसंट्रेशन पावर M, B कंसंट्रेशन पावर N, where M and
N are order of reaction with respect to A and B respectively. मतलब A के रिस्पेक्ट में M, B के रिस्पेक्ट में N. ठीक है, ये हमने माना है. हम मान लिए अपने मन से. यहाँ पर हम MN लिखे हैं, आप XY लिखिए, AB लिखिए, आपकी मर्जी, कुछ मान लीजिए. अगर ये सही है, R1 बराबर क्या होगा बताओ कोई आदमी? R1 बराबर K इंटू A1 पावर M B1 पावर N होगा. R1 बराबर A1 पावर M B1 पावर N होगा ना. तो R2 क्या हो जाएगा? K इंटू A2 पावर M और B1 पावर M. R3 क्या हो जाएगा? K इंटू A2 पावर M B2 पावर M. K इंटू A2 पावर M B2 पावर M. ये तीन इक्वेशन हमको मिला. ठीक है. R1 बराबर K इंटू A1 पावर M B1 पावर M. R2 बराबर K इंटू A2 पावर M B1 पावर M. R3 बराबर K इंटू A2 पावर M B2 पावर N. अब R1 बाय R2 करते हैं, R2 बाय R3 करते हैं. देखिए आपको क्या आता है. इसको गिरा दूं. करो अपने से. R1 बाय R2 बराबर K इंटू A1 पावर M B1 पावर N बाय K इंटू A2 पावर M B1 पावर N होगा. K इंटू A1 पावर M B1 पावर N K इंटू A2 पावर M B1 पावर N. कुछ कट रहा है, दिख रहा है आप लोग को? ये कट गया. R1 बाय R2 बराबर K कट गया A1 बाय A2 पावर M. R1 मालूम है, R2 मालूम है, A1 मालूम है, A2 मालूम है. M नहीं निकल जाएगा? M निकल जाएगा. ये सब एक्सपेरिमेंट से हम लिए हैं, ये कंसंट्रेशन हम लिए हैं, रेट हम निकाले हैं. कंसंट्रेशन हमने लिया है, A1 A2 हमने लिया है, कितना लेना है. मान लीजिए A1 मोल लिया, A2 मोल लिया. रेट हम निकाले, मान लीजिए A1 आया, A2 आया. तो 1/2 बराबर 1/2 पावर M. का मान 1. ये मान लीजिए रेट 1 आया, ये 4 आया. ये 1 है, 2 है. 1/4 बराबर 1/2 पावर M. का मान 2. तो ये चारों मालूम है, हमको M इस सांस से निकल जाएगा. तब करेंगे हम दूसरा में R2 बाय R3. तो अब क्या होगा? K बराबर A2 पावर M B1 पावर N बाय K बराबर A2 पावर M B2 पावर N. R2 बाय R3 K A2 पावर M B1 पावर N R3 K A2 पावर M B2 पावर N. इसमें क्या सब कटेगा? देखो, ये तो कट जाएगा, A2 पावर M भी कट जाएगा. क्या बचेगा? R2 बाय R3 बराबर B1 बाय B2 पावर N. N निकल जाएगा. ध्यान दीजिए, B1 B2 तो हम लिए ही हैं. कितना मोल, कितना मोल, ये तो हम लिए ही हैं. और R2 R3 निकाले हैं.
हमको R2 मालूम है, R3 मालूम है, B1 मालूम है, B2 मालूम है और N निकालना है। निकल जाएगा ना? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? दिख रहा है बोर्ड? यस सर, यस सर। चलो, तो इस पर न्यूमेरिकल रहेगा, ऐसे डाटा दिया रहेगा। वैसे थोड़ा अक्ल लगाएंगे तो आप इसको बिना गुना भाग किए भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो बन जाएगा, सब्जेक्टिव में बनाना पड़ेगा, तो आपको ऐसे बनाना है ना? एक सवाल है एनसीईआरटी में, मैं देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। क्वेश्चन, हाँ 12 तो भरने वाला है, 11th बनाने वाला है। तो चलिए 11th को 12 बना लेते हैं, दोनों बना लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर एग्जाम के लिए, इसलिए इसको बनाना चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो 11 नंबर निकाल लीजिए। आप लोग भी पता लगाओ, कहीं लॉगिटेक का वेबकैम मिलता होगा, लेकिन 1080 पिक्सल वाला। हम लगातार अमेजन और फ्लिपकार्ट पे देख रहे हैं, नहीं मिल रहा है। ठीक है, 11th प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 11। AB और रेट किया हुआ 0.2, 0.2, 0.4। ए का कंसंट्रेशन दिया है 0.2, 0.2, 0.4 मोल पर लीटर, तो डाटा लिखते हैं हम। और बी का दिया है 0.3, 0.1, 0.05। इसे सबको चेंज कर दिया है, कोई बात नहीं। बी का दिया है 0.30, 0.10 और 0.05। और रेट दिया हुआ है, रेट दिया है 5.07, 5.07, 5.07, 10 पावर -5, 5.07 to 10 power -5, 1.43, 1.43 into 10 power -5। यही वो इनिशियल रेट मेथड। ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, हमको ऑर्डर निकालना है। तो इसमें क्या किया है कि हमने कहा था कि ए को बदल देंगे, बी सेम रहेगा, दोनों को बदल दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना। हमको ए बी कमांड मालूम है ना, तो कैसे बनाएंगे? लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज m and n with respect to a and b respectively। जब हम बनाएंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो रेट क्या होगा? इसको मान लो हम R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं।
R1 क्या हो जाएगा? K इंटू A पावर A कंसंट्रेशन पावर M, B कंसंट्रेशन पावर N। R1 का मान दे दो 5.07 10 माइनस 5। हम यूनिट को छोड़ देते हैं, आप ये मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हुआ R1। कोई दिक्कत? R2 क्या हो जाएगा? 5.07 10 माइनस 5 इक्वल टू K इंटू ये कितना है 0.20 पावर M, B कितना है 0.10 पावर M, और R3 कितना हो जाएगा 1.43 10 पावर माइनस 5 ही है ना भाई? नहीं, -4 है, -4 है सॉरी, -4 K इंटू ये कंसंट्रेशन कितना है 0.40 पावर M और 0.05 पावर N। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक ऑर्डर तो यही निकाल लेंगे। देखिए ना क्या हुआ है, क्या हुआ है। हम A को कांस्टेंट रखे हैं, अब B को चेंज कर दिए 0.3 से 0.1, रेट सेम रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन B पर डिपेंड नहीं करता है, N का मान 0 हो गया। हमको सिर्फ ये निकालना है, M का मान निकालना है। वैसे प्रोसेस से निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। अब यहां देखिए ना, B को डबल किए हैं, A को डबल किए हैं और B को हाफ किए हैं, तो रेट चेंज हुआ है। हमको तो मालूम है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसी पर डिपेंड करेगा, तो वैसे निकाल सकते हैं बिना बनाए हुए। लेकिन हम बना कर देखते हैं क्या होता है। ये हो गया आपका R1, ये हुआ R2, ये हुआ R3। ठीक है, और R1 बाय R2 कर लीजिए। R1 बाय R2 5.07 10 माइनस 5 बाय 5.07 10 माइनस 5 इक्वल टू K इंटू 0.20 पावर M 0.30 पावर N। दूसरा में K इक्वल टू 0.20 पावर M 0.10 पावर N। ये है ना, K कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 1 इक्वल टू 0.30 बाय 0.10 पावर N, तो 1 बराबर 3/1 पावर N। 3/1 पावर N 1 हो गया। इसका मतलब क्या? इनका मतलब कितना हो गया वैल्यू? N का वैल्यू 0। ये देख के भी समझ गए थे हम लोग, यहाँ मैथमेटिकली निकालकर प्रूव कर लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन B से इंडिपेंडेंट है। वैसे दिख रहा था, यहाँ पर दिख रहा था, तो एक कांस्टेंट था, हमने B को चेंज कर दिया तो बदल गया। सर रेट लॉ निकालने का क्या मतलब हुआ? वो इक्वेशन उसका। रेट लॉ इज इक्वेशन which indicates how rate of reaction depends on concentration of reactants। यस सर। जैसे ये लिखते हैं ना, ये रेट के लिए रेट K इंटू A के कितना पावर पर डिपेंड करता है, B कितना पावर डिपेंड करता है, यही रेट लॉ हुआ। ये रेट लॉ हुआ। इसी को रेट इक्वेशन बोलते हैं। रेट इक्वेशन, रेट लॉ सेम टर्म। केमिकल इक्वेशन अलग हुआ। केमिकल इक्वेशन कहता है कि कौन कौन रिएक्शन रिएक्ट करता है, क्या क्या बनता है, और उसको बैलेंस कर दे तो बोलता है कितना मोल रिएक्शन करेगा, कितना बनेगा। दैट इज केमिकल इक्वेशन। Chemical equation does not say anything about rate of reaction or order of reaction. It is rate equation or rate law which indicates how rate of reaction depends on
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो अभी देखा आपने। ठीक है, आइए एक काम तो खत्म हो गया हमारा, n का मान निकल गया। अब क्या करना है? बोर्ड में भी ऐसे ही मैथमेटिकली दिखाना होगा कि n इक्वल टू 0 या हाँ नहीं समझे? बोर्ड में भी हाँ, अगर न्यूमेरिकल पूछता है सब्जेक्टिव में, देन यू हैव टू कैलकुलेट एंड शो बाय लाइक दिस। लेकिन जहाँ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम रहेगा वहाँ क्यों निकालेंगे, वहाँ से ही कर देंगे। आइए अब हम R2 by R3 करते हैं। R2 by R3 क्या हो गया? K इंटू 0.20 पावर m by K इंटू 0. सॉरी, A होगा 0.20, B होगा 0.10 पावर n, और R3 हो गया K इंटू 0.10, सॉरी A हो गया R2 में 0.2, B हो गया 0.1, और R3 में A हो गया 0.40 पावर m, और n हो गया 0.05। ठीक है, R3 ये हुआ, A 0.40, B 0.05। ठीक है, K कैंसिल हो गया, n का मान जो है तो 1 हो गया। क्या निकला? R2 by R3 बराबर 0.20 by 0.40 पावर m। R2 आज का मान दे दीजिए, R2 था 0.507 10 minus 5, और ये है 1.43 10 - 4। इसको भी हम 5 करना चाहेंगे तो 14.3 10 - 5 लिख दें। 1.43 into 10 पावर -4 है, इसको 10 से गुना कर दिए तो 14.3 हो गया, 10 से भाग हो जाएगा। होगा ऐसा इसलिए किए हैं कि पावर कट जाए। ठीक है, ये पावर कट गई, कोई खास बात नहीं है, मैथमेटिकली अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने किया, आप नहीं भी कर सकते हो। ये कितना आया? लगभग नियरली 1/3, नहीं 1/2 पावर m। अब m निकल जाएगा ना, m सॉल्व कर लेंगे, 3 से कुछ कम आएगा, ये देख लेना उसको, तो m का मान ऐसे निकल जाएगा। तो इस सवाल में थोड़ा डिफिकल्ट ये था कि दोनों को वैरी कर दिया था। जनरली सवाल में क्या, ऐसे a कांस्टेंट है, b चेंज किया, अगला में फिर b कांस्टेंट रहता, a को चेंज करता, तो और आसानी से निकल जाता आपका। इसका वैल्यू कुछ फ्रैक्शन हो सकता आ जाएगा, तो फ्रैक्शन का जो नियरेस्ट होल नंबर होगा दैट विल बी वैल्यू। कोई दिक्कत? सर क्या बोले, रेस्ट होल नंबर हो? जो इसका अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा तो उसका नियरेस्ट होल नंबर लेंगे। मान लो 2.9 आ गया तो 3 ले लेंगे, 2.1 आ गया तो 2 ले लेंगे। तो जानते हैं आप होल नंबर करना, आपको मालूम है, राउंड ऑफ नहीं करते हैं। अगर मान लो वैल्यू 2.96 आता है, क्या लिखेंगे इसको? नियरली 3। 2.18 आता है, क्या लिखेंगे? नियरली 2। सो बोलिए, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर एक किसी रिएक्शन का होल नंबर में आएगा। नहीं जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन भी हो सकता है होल ऑर्डर। हम बोले अगर नियरेस्ट में आएगा तो होल नंबर कर लेना, और 2.5 आएगा, 2.5 रहेगा, क्यों करेंगे? यस ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये इनिशियल मेथड था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग 12th प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। 12 थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, उसमें भरने वाला है। 12 में 4 दिया हुआ है, ए बी दिया है, रेट दिया है। देखिए ए कंसंट्रेशन दिया है, बी कंसंट्रेशन 4 बार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
ए दिया है, पहला में 0.1, तीसरा में 0.4, पहला में 0.1, इसमें नहीं दिया है सर पहले 0.4। 11 बताइए। हाँ 11 बता दिए ना, वही 11 था ना, बनाया जब 11 था। अच्छा 11 उसी टाइप का है, सेम जो 10 बताए वही। उसमें सर रेट लॉ भी निकाला। हाँ तो रेट तो लिख दिए ना, जो ऑर्डर निकलेगा वो पावर लिख देंगे। जैसे ए का पावर मान लो 2 आएगा, बी का 3 आएगा, तो रेट बराबर ए पावर 2 बी पावर 3। यस सर। और बी दिया है 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 और रेट है 242। रेट है 2.0, 10-2 ना। यस सर। यूनिट हम छोड़ रहे हैं, 2, 4, 2, 4 ब्लैंक 2। देखिए अब पूछता क्या सब है, पूछता है डायरेक्शन ए एंड बी, फर्स्ट ऑर्डर ए एंड 0 ऑर्डर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है इसका रेट लॉ, रेट बराबर k इंटू ए पावर 1 बी पावर 0 है, यही रेट लॉ लिखा हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड 0 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में 0 है, तो इसको फिल करिए। तो देखिए क्या हुआ, ए 0.1, बी 0.1 था तो रेट 2 था, और बी को हम डबल कर दिए, ठीक है, ये नहीं पता है, रेट 2 गुना हो गया। ध्यान दो, बी को हम डबल कर दिए, ये नहीं पता है, रेट 2 गुना हो गया। इसका मतलब ए कितना था, तो हम जानते हैं कि बी पर रेट डिपेंड नहीं करता है, बी पावर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डबल हो गया है, मतलब ए डबल हो गया है, हाँ डबल। ठीक है। या चाहे तो इसको आप मैथमेटिकली हल कर सकते हैं, आप R1 by R2 कर लीजिए, 2.0 10-2 by 2.0 10-2 बराबर k इंटू ए कंसंट्रेशन 0.1 पावर 1, बी कंसंट्रेशन 0.1 पावर 0 होगा, बाई के। ए को मान लिए हम ए कंसंट्रेशन, ए मान लिए, और बी है 0.2 पावर 0। ध्यान दो, ए का कंसंट्रेशन हम ए मान लिए यहाँ, R1 हुआ 0.1 पावर 1, 0.1 पावर 0, R2 हुआ ए पावर 1, 0.2 पावर 0। ये तो 1 है, रेट सेम है, नहीं रेट सेम नहीं है, सॉरी रेट डबल हो गया। ये 1/2 है, के कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ 0.1 by a पावर 1, मतलब 1/2 बराबर 0.1 by a। ये कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.2 ना, 0.1 by 0.2 ना, तब ना 1/2 होगा। सो ये बराबर 0.2। हम इसको बिना सॉल्व के भी समझ गए थे कि चूंकि B पर रेट डिपेंड नहीं करता है और A के प्रोपोर्शनल है, पावर 1 है, तो रेट डबल कब हो सकता है, जब A डबल हो गया होगा। इसलिए ये हो गया 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है। अब आइए, अब यहां देखिए, फोर्थ में
रेट सेम है, पहला और चौथा का रेट सेम है। अब बी डबल हो गया है, तो ए क्या हुआ होगा? तो बी डबल हो गया तो बी से कोई मतलब ही नहीं है, बी का ऑर्डर 0 है, इसलिए बी के घटने बढ़ने पर रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रेट सिर्फ ए पर असर पड़ेगा। रेट सेम है पहला चौथा, मतलब पहला चौथा कंसंट्रेशन भी सेम है। ठीक है, तो ये आ गया 0.10। फिर ऐसे ही निकाल सकते थे, R1 by R4 कर देते, ठीक है, तो आपको रिजल्ट आ जाता। आप मैथमेटिकली कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? R1 by R4 कर देंगे। R1 by R4 2.0 10 - 2 by 2.0 10 - 2 बराबर k इंटू ए है 0.1 पावर 1, 0. b है 0.1 पावर 0, 4 में k इंटू, इसको a मान लेते हैं, खाली था ना जी, इसको a मान लेते हैं, a पावर 1 और b 0.20 पावर 0। फिर देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। पावर 0 मतलब कुछ नहीं, 1। ये क्या, 1 बराबर 0.1 बाई ए। कितना हुआ ए का मान? 1 बराबर 0.1 बाई ए। ए कितना हो गया? 0.1 ना, ये आंसर आ गया 0.1। हम उसको वैसे भी समझ गए थे, देखकर समझ गए थे। ठीक है, कि बी पर ए डिपेंड नहीं करता है, ए पर डिपेंड करता है। रेट 1/4 सेम है, मतलब ये कंसंट्रेशन 1/4 सेम है। अब ये तीसरा है कि हमको रेट निकालना है। हुआ क्या है देखिए, ए भी 4 गुना हो गया और बी भी 4 गुना हो गया। ए अगर 4 गुना हो गया तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा, और बी अगर 4 गुना हो गया तो कोई अंतर नहीं बढ़ना चाहिए। बी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, ऑर्डर 0 है, इसका मतलब रेट कितना हो जाएगा बताइए? हाँ, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 8.0 10 - 2 ये हो जाएगा। बी 4 गुना हुआ, नो इफेक्ट, ये 4 गुना हो गया, रेट बढ़ जाएगा। आप चेक, इसको चेक कर लो मैथमेटिकली। R1 by R4, R1 by R4, R1 हो गया 2.0 10 - 2, R4 निकालना है, ये बराबर कितना हो जाएगा? 0.1 पावर 1 0.1 पावर 0 बाई 0.4 पावर 1 0.4 पावर 0। हम R1 by R4 कर दिए, R1 by R4, R1 में 0.1 पावर 1 0.1 पावर 0, R3 करना है, सिर्फ 3 का रेट निकालना है। R3 ए का 0.4 पावर 1 0.4 पावर 0। फिर क्या हुआ? के छूट गया था, के कैंसिल हो गया, पावर 0 कैंसिल हो गया, तो 2.0 इंटू 10 पावर -2 बाय R3 बराबर 0.1 बाय 0.4। सो 2.0 10 - 2 बाय R3 बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R3 बराबर कितना हो गया? R3 बराबर 2.0 10 - 2 इंटू 4, दैट इज 8.0 10 - 2। आया ना?
तो इसको हम देख कर भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम रहेगा तो हम ऐसे ही देख के फटाफट निकाल देंगे, बनाने वाला रहेगा तो हमको बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो हम तो आपको समझाने के लिए इतना लंबा लंबा लिखते हैं। आप तो जो कटने वाला है काट के छोड़ दी सीधे, जो नहीं कटने वाला उसका मान दे के निकाल दीजिएगा। हमको तो समझाना है, बच्चे को दिखाना है कि स्टेप कैसे हुआ। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बाद में फटाफट कर दीजिएगा। 1/4 1/4 1 हो गया, 1/2 1/4 2 हो गया, ऐसे। ठीक है, 11 बना दें। 11 में क्या है भाई? 11 देखो, फिर ए बी का दिया हुआ है 4 गो, हम बता दें केवल। यस सर। पहला दूसरा में क्या हुआ? पहला में ए ट्रिपल हो गया, बी डबल हो गया, तो रेट कितना बढ़ा है देखे हैं? 12 गुना। 2 3 देखिए, ए सेम है, बी डबल हुआ, यस सर। रेट 4 गुना बढ़ गया। बना ही देते हैं, ये टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बनाना। इसको गुना भाग नहीं करेंगे, हम वैसे बना देते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स आप घर पे कर लेना। यस सर। दोनों के पास वेबकैम नहीं है? किसी के पास क्या सर? वेबकैम किसी के पास नहीं है? कहीं चला जाएगा? नहीं सर। चल, चौथा प्रॉब्लम, ए बी रेट। इसमें भी 4 दिया। ए कंसंट्रेशन में कितना है? 1334, 0.1, 0.3, 0.3, 0.4। बी कितना है? 1241, 0.1, 0.2, 0.4, 0.1। रेट है 6 into 10 power -3। ये है 7.2 10 power -2। ये होगा 72 into 10 power -3। यस सर। 2.88 into 10 2.88 into 10 - 1। ये हो गया 28.8 10 - 2। यस सर। ठीक है, 2.40 into 10 power -2। और 2.40 10 power -2। अब इसको देखो क्या है। ए को 3 गुना बढ़ाए, अब बी को डबल किए, तो रेट 12 टाइम बढ़ गया ना? यस। तो देखिए, हम अगर R1/R2 करते हैं तो कितना होता है? 1/12 बराबर K इंटू A पावर M इंटू B पावर M बाई K इंटू A पावर M इंटू B पावर M। K तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/12 हो गया। जब हम A को क्या किए? 1/3 पावर M, अब B को क्या किए? 1/2 पावर। 2 power। एक इक्वेशन ये मिला। 2 और 3 में तुलना करो। जब हम A को कांस्टेंट रखे हैं और B को डबल किए हैं, तो रेट 4 गुना बढ़ गया। दिख रहा है? 7.2 10 - 2 से 28.8 10 - 2 हो गया। A कांस्टेंट है और B को डबल किए। हम R2/R3 की बात करते हैं।
R2 by R3 बराबर क्या होगा? 7.2 10 minus 2 by 28.8 10 minus 2 बराबर क्या हो जाएगा? A सेम है तो B पर डिपेंड करेगा ना, यस सर, तो पावर n n आएगा सर, n इक्वल टू 2। आ गया ना? यस सर, ध्यान दो, A सेम है तो B पर रेट डिपेंड किया, B डबल हुआ तो रेट 4 गुना बढ़ गया। ये 7.2 by 28.8 1 by 4 बराबर 1 by 2 पावर n, so n इक्वल टू 2। अब ये मान यहां दे दो, n निकल जाएगा। और कुछ करना कहा आगे, सवाल तो बन गया। यस सर, अब वही फिर रेट लॉ लिख देंगे उससे। हाँ, यस सर, आगे कुछ नहीं करना है। यस सर, यस सर, ये हो गया 1 by 12, ये मान दे देंगे इस इक्वेशन में, इक्वल टू 1 by 3 पावर m इंटू 1 by 2 पावर n। सो 1 by 12 बराबर 1 by 3 पावर m इंटू 1 by 4। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1 by 3 बराबर 1 by 3 पावर m, m का मान कितना आ गया? 1। रेट लॉ क्या हो गया? रेट इक्वल टू के इंटू ए कंसंट्रेशन पावर 1 लिखते नहीं है, बी पावर 2। दिस इज रेट लॉ, 1 नहीं लिखते हैं। इसको आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा, ऐसे ही हो गया। यस या आप R1 R4 कर सकते थे। R1 देखिए बी कांस्टेंट है, ए 4 गुना बढ़ गया, देख रहे हैं, रेट 4 गुना बढ़ गया है। ध्यान से देखो, यस सर, यस सर, ये क्या हो जाएगा? इसको पावर 3 कर दो ना, 24.0 10 पावर -3 नहीं हो गया? तो b कांस्टेंट है, एक को 4 गुना कर दिए, रेट 4 गुना हो गया, मतलब a पावर 1। तो इसको वैसे भी बिना गुना भाग किए भी हम बना ले सकते थे। a कांस्टेंट है, b डबल, तो रेट 4 टाइम, और b कांस्टेंट है, a 4 टाइम, तो रेट 4 टाइम। ठीक है, इसलिए a का पावर 1, b का पावर 2। यस सर, यस सर, समझ गया। ठीक है, इसी टाइप का प्रॉब्लम आपको हल करना है, और आर्हेनियस इक्वेशन का प्रॉब्लम बना लीजिए, तो आप निश्चित रूप से न्यूमेरिकल काइनेटिक्स का बना लेंगे। और मेरा स्टूडेंट अगर न्यूमेरिकल नहीं बनाया तो फिर मेरे यहाँ पढ़ने कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप न्यूमेरिकल में कमजोर होते हैं तो मेरा स्टूडेंट होने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो फटाफट 2 मेथड बचा है, उसको हम लोग करते हैं, उसमें काम ज़्यादा नहीं है। एक जो तीसरा चौथा वाला है ग्राफिकल मेथड, वो थोड़ा सा देखना ध्यान से। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ खींचेंगे हम लोग, रेट निकालेंगे और रेट और टाइम या कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ खींचेंगे, उसे n निकल जाएगा। देखो ना क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन dr/dt क्या होता है? k इंटू r पावर n होगा, log dr/dt बराबर log 10 करो, log 10 k इंटू r पावर n। Rate of reaction dr/dt equal to k into r power n, where n is order of reaction। n क्या है? Order of reaction। तो दोनों तरफ log ले लिए, log m into n क्या होता है? log m इंटू n होता है log m प्लस log n। तो log बेस 10 dr/dt
इक्वल टू log बेस 10 k प्लस log बेस 10 r पावर n। और फिर हम बताए थे अभी आपको कुछ देर पहले कि log m पावर n क्या होता है, n इंटू log m। तो log r पावर n क्या हो जाएगा, log बेस 10 dr बाई dt इक्वल टू log बेस 10 k प्लस n इंटू log बेस 10 r। पहचानो इसको मैथ वाले बच्चे, दिख रहा है, यह रेट ऑफ रिएक्शन है और ये कंसंट्रेशन है, ये दोनों वैरी करेगा। n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कांस्टेंट रहेगा, और k है रेट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो ये हो गया y इंटू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे log ऑफ dr बाई dt मतलब रेट, और log ऑफ कंसंट्रेशन r, log ऑफ रेट और log ऑफ कंसंट्रेशन r, स्ट्रेट लाइन आएगा। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देगा ऑर्डर, देगा ना। यस सर। और इंटरसेप्ट देगा log 10 k। कितना बड़ा फायदा हो गया इससे। सो k बराबर एंटी लॉग इंटरसेप्ट। क्या फायदा होगा इससे, सर ऑर्डर और रेट कांस्टेंट दोनों निकल गया। अगर आप रेट कांस्टेंट भी नहीं जानते हैं, करना क्या होगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा। 3-4 पर निकाल लेंगे ग्राफ, तो बाद में लाइन खींच लेंगे। 3-4 पॉइंट अगर आ गया तो उसको मिला के लाइन खींच लेते हैं हम लोग, नहीं तो 3-4 कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। आपको याद है हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कंसंट्रेशन टाइम में, और 3-4 टाइम पर रेट निकाल लेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ से दोनों निकल जाएगा। सर लॉग वाला कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर करेंगे सर। लॉग वाला सिंपल लॉग रहता है, या लॉग का भी दिया रहेगा। यस सर। लॉग का वैल्यू सवाल जितना जो डाटा आएगा ना वो दिया ही रहेगा, और नहीं तो लॉग टेबल देगा, लॉग टेबल देगा। यस लॉग टेबल पक्का देगा। आप लॉग टेबल मांग सकते हैं अगर नहीं दिया है तो ऐसे ग्राफ से हम एक ही साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 5वां, हाफ लाइफ पीरियड मेथड। या कहते हैं इसको इक्विफ्रैक्शनल चेंज मेथड। हाफ हुआ ना, वैसे 1/4, 1/10, देखिए आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, याद है, कंसंट्रेशन पीरियड R0 by 2K0 होता है ना। यस सर। मतलब हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। n = 1 में क्या होता है, t हाफ बराबर 0.693 by k, मतलब कंसंट्रेशन पावर
0 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि रेट हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर n-1। कोई दिक्कत? क्या सर? हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर n-1। नहीं, सो उल्टा हो गया ना, 1 माइनस n, सॉरी, यस सर। 1 माइनस n हुआ। सर जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ r पावर 1, यस फर्स्ट यस सर। फर्स्ट ऑर्डर में 1 माइनस 1, और सेकेंड में आएगा 1 माइनस 2। -1 ऐसा ही होता है। सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो जनरल हुआ टी हाफ हैज r पावर 1 माइनस n, सो टी हाफ इक्वल टू ए कांस्टेंट, क्या लिखो है कांस्टेंट को, z लिख दो, z इंटू r पावर 1 माइनस n, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये जनरल रूल हो गया। हाफ लाइफ पीरियड is equal to a constant z into r power 1 minus n, where n is what? Order of reaction. अब देखिए फिर वही काम, हम दो कंसंट्रेशन R1 और R2 पर टी हाफ निकालेंगे। सेम रिएक्शन को दो कंसंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, आधा होने में कितना टाइम लगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। सेम रिएक्शन का दो कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ निकालेंगे। तो सोचिए क्या होगा, रिएक्शन सेम है, सेम आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ 1 बराबर z इंटू r1 पावर n पावर 1 n माइनस 1 ना, 1 माइनस n, एंड टी हाफ 2 बराबर z इंटू r2 पावर 1 माइनस n। सो टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 बराबर z इंटू r1 पावर 1 माइनस n बाई z इंटू r2 पावर 1 माइनस n होगा। हाँ, Z क्या? z कांस्टेंट, वो वेरिएशन हटाने के लिए दिए है, कोई मतलब नहीं उसका, कटेगा अच्छा यस सर। तो अपने कट जाएगा। तो क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 बराबर r1 बाई r2 पावर 1 माइनस n यस सर। होगा। टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2, z कैंसिल हो गया, r1 पावर 1 माइनस n, r2 पावर 1 माइनस n, ये हो गया r1 बाई r2 पावर 1 माइनस n। सो टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2, सो लॉग ले लेते हैं, लॉग बेस 10 बराबर लॉग बेस 10 r1 बाई r2 पावर 1 माइनस n। अभी पता है आपको log m पावर n होता है n इंटू log m, ये पीछे चला जाता है, log बेस 10 टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 बराबर 1 माइनस n log बेस 10
R1 बाय R2 होगा। ये पावर पीछे आ जाएगा, ये वही सेम है, ये सेम है, सिर्फ पावर पीछे आ गया। लॉग का नियम है। आपको इतना दिन में ही बात याद हो गया होगा, पावर पीछे आ जाता है। अब 1 माइनस एन क्या हो गया? 1 माइनस एन क्या होगा? दिस बटे दिस ना, लॉग टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2, लॉग टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2 बटे लॉग R1 बाय R2 होगा। आप इसको या तो n को इधर लाओ, चाहे इसको इधर ले जाओ, जैसे भी हो, आपको n निकल जाए। हो गया? यस सर। सर ऐसे नहीं देख सकते थे फर्स्ट ऑर्डर चेक करने के लिए? हाँ, वो तो देख सकते थे। मैथमेटिकल अलग अलग कंसंट्रेशन, मैथमेटिकल, हाँ, मैथमेटिकल कैसे करेंगे हम सो दिखाए हैं। हम तो वैसे बना ही सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, वो डेरिवेशन है इसका। आप निकाल सकते हैं वैसे ही देख के। ये 2-3 हाफ लाइफ निकाल लिए, दो निकाल लिए। अगर देखिए कंसंट्रेशन के बढ़ने से बढ़ रहा है, घटने से घट रहा है, तो 0 ऑर्डर हो गया। कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। कंसंट्रेशन के बढ़ने से हाफ लाइफ घट रहा है तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। तो आप इसी को देख सकते हैं, हाफ लाइफ वैरीज एज r पावर 1 माइनस n से ही कर सकते हैं। अगर n का मान 0 है तो t हाफ वैरीज एज r। अगर r बढ़ने से t हाफ बढ़ रहा है, घटने से घट रहा है, तो 0 ऑर्डर है। अगर 1 है तो t हाफ वैरीज एज r पावर 1 माइनस 1, मतलब r से इंडिपेंडेंट है। अगर n का मान 2 है तो t हाफ वैरीज एज r पावर 2 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है, r बढ़ने से घटेगा। ठीक है? तो हम देख के भी कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होगा तो हम क्यों बनाएंगे? यस सर। लेकिन जहां हम कंफ्यूज कर जाएंगे तो वहां मैथ से चेक कर लेंगे। अंतिम है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ओस्टवाल्स आइसोलेशन मेथड। हम लोग पढ़े हैं एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, याद है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, उसमें पढ़े थे कि अगर किसी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में हो तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, उसका ऑर्डर हमेशा 0 होता है। उसी का लाभ उठाते हैं ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। मान लीजिए कि ए और बी कोई रिएक्टेंट है जिससे बनना है प्रोडक्ट। एक बार हम ए ले लेंगे लार्ज एक्सेस में और बी को चेंज करेंगे, देखेंगे ऑर्डर कैसे बदला। दोबारा बी ले लेंगे लार्ज एक्सेस में, ए को चेंज करेंगे, देखेंगे रिएक्शन कैसे बदला। तो जब ए लार्ज एक्सेस में है तो जो रेट बदलता है वो बी के कारण, तो बी का ऑर्डर हो गया। और जब बी लार्ज एक्सेस में है तब रेट बदलता है ए के कारण, तो ए का ऑर्डर हो गया। ऐसे समझिए, ए लिए हम लार्ज एक्सेस में 2 बार, बी लिए 0.1 और 0.2, बी को हम डबल कर दिए, ए डबल हो गया, मतलब बी का ऑर्डर 1। इसको हम डबल किए, रेट 4 गुना बढ़ गया, मतलब बी का ऑर्डर 2। हम एक बी को डबल किए, रेट नहीं बदला, मतलब ऑर्डर 0। समझ रहे हैं बात? यस सर। हम
एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को छोड़कर बाकी लार्ज एक्सेस ले लेंगे और उसको बदल के हम देखेंगे रेट कैसे बदल रहा है। फिर दोबारा में हम बी लेंगे लार्ज एक्सेस में, हम ए को बदलेंगे, ए 0.1 लिए, हम देखें क्या होता है रेट। हम ए को डबल कर दिए, देखेंगे क्या होता है रेट। मान लीजिए हम ए को डबल किए, रेट डबल हो गया, ए का ऑर्डर 1। हम ए को डबल किए, रेट 4 गुना हो गया, ऑर्डर 2। हम ए को डबल किए, रेट नहीं बदला, ऑर्डर 0। ये है ओस्टवाल्स आइसोलेशन मेथड। In this method, we take one reactant in large excess and change other reactant and see the rate of reaction and calculate order with respect to that reactant. Again, we repeat this process one by one. अगर मान लो 3 रिएक्टेंट हैं तो हम 2 लेंगे लार्ज एक्सेस में। अगर मान लीजिए कि हमारे पास A प्लस B प्लस C रिएक्शन है और इससे बन रहा है प्रोडक्ट, तो हम एक बार ए को चेंज करेंगे, बी और सी लार्ज एक्सेस में लेंगे, दोबारा बी को चेंज करेंगे, ए और सी लार्ज एक्सेस में लेंगे, दोबारा सी को चेंज करेंगे, ए और बी लार्ज एक्सेस में लेंगे। ठीक है, एक एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करके निकालते हैं ऑर्डर। सो इट इज कॉल्ड ओस्टवाल्स आइसोलेशन मेथड। वी आइसोलेट 1 और उसका रेट निकाल लेते हैं, बाकी रखते हैं कांस्टेंट। जो लार्ज एक्सेस में है इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यही था मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें न्यूमेरिकल जो आएगा तो इनिशियल रेट मेथड से ही आएगा, या ओस्टवाल में डाटा नहीं रहेगा, लैंग्वेज रहेगा कि when A is double, rate is double, when B is double, rate increases 4 times, calculate the order of reaction, इस टाइप का है ना। ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है ऐसा। तो आई होप कि आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इसमें इनिशियल रेट मेथड ही है आपके लिए, और बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना है, लेकिन इस ज्ञान की आवश्यकता होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तब एक ही टॉपिक बचा इस चैप्टर में, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। इसके साथ ये लेसन खत्म हो जाएगा। आई डोंट नो कितना पढ़े हैं आप लोग। अदिति ठाकुर, अदिति है, अदिति ठाकुर, Yes, sir. क्या